ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा आज आप लोग के लिए मैं मैथ की टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि इस टेस्ट सीरीज में आपके पास मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके 2024 में, 2023 में और जो 2022 में पेपर में आए अग्निवीर में, वो वाले क्वेश्चन बच्चा इसमें डाले हुए मैंने। तो ये 50-50 के क्वेश्चन है। मैंने आपको ये 4 लेक्चर बनाए हैं आपके लिए। तो इसमें लगभग 200 के करीब क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ये प्रॉपर ढंग से सॉल्व कर लिए तो ये समझ जाइए कि आपका ऑलमोस्ट मैथ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन है सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, 1 आवर 45 मिनट का रेशो बताना है आपको। 1 आवर और 45 मिनट का रेशो बताना है, क्या रेशो रहेगा। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, आप पहले चेक करिएगा। 1 आवर और किसका रेशो बताना है, 45 मिनट्स का। देखिए तब तक आप रेशो को नहीं सॉल्व कर सकते जब तक इनके यूनिट क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। तो यहाँ 1 आवर है, यहाँ आपका मिनट है, तो पहले क्या करते हैं, या तो इस आवर का मिनट बना लो या मिनट का आवर बना दे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बड़े यूनिट को छोटा बना देते हैं। 1 आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 मिनट, और ये कितना आपके पास 45 मिनट्स हो गया। तो यहाँ से एक चीज कंप्लीट होगी, इनके यूनिट क्या हो गए, सेम। अब जब यूनिट सेम हो जाता है तो अब आप इनकी कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो मिनट से मिनट कट जाएगा, आप सामने सामने काट सकते हो रेशो में। तो ये 15 से कट जाएगा, 15 तिये 45 और 15 चौके 60। तो आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा, 4:3। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है बच्चा वो क्या बन गया, सी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब मेथड ये है कि कभी भी दो नंबर को आप रेशो में कंपेयर कर रहे हो, कभी भी दो नंबर का अगर आप रेशो निकाल रहे हो तो आपने एक चीज का जरूर ध्यान देना कि उनके यूनिट क्या करने पड़ते हैं, पहले बेटा सेम करने पड़ते हैं। अगर यहाँ मिनट है तो यहाँ भी क्या लाइए, मिनट। मिनट में कन्वर्ट करने के बाद इसको कैंसिलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है कि 3 आदमी एक काम को 3 दिन में करते हैं, तो बताइए एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है अग्निवीर का। इसके लिए एक तरीका होता है MDH, ठीक है। MDH, M1D1H1 अपॉन में क्या होता है, W1, और यहाँ पे M2D2H2 अपॉन W2। जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है दिखते हैं। कितने आदमी हैं बताइए, 3 आदमी, तो मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया। कितने दिन में करते हैं, एक काम को 3 दिन में करते हैं, तो काम के दिन कितने बेटा, 3 हैं, और काम कितना है आपका, 1 है। क्लियर है। दे आदमी की जगह आदमी डाल दिया, दिन की जगह 3 पुट कर दिया, वर्क की जगह आपने 1 पुट कर दिया। आवर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। आगे बताइए फिर क्या बोल रहा है, कितने आदमी बात कर रहा है बेटा, एक आदमी, उसी काम को, काम वही एक है, कितने दिन में करेगा, आप कोई दिन निकाल रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे बच्चा तो कुछ भी नहीं है, तो 1 1 है, तो 3 × 3 9। तो आप बोलेंगे कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। आपका राइट आंसर है सी, ठीक है। पर एक चीज का ध्यान देना, ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा इससे यही क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर लेना। M की जगह आदमी डालना, D की जगह दिन डाल देना, H अगर कभी आवर लिखा हो तो पुट कर देना, नहीं लिखा तो इग्नोर कर दीजिए। वर्क अगर दिया है तो आप वर्क ले लेना, और अगर वर्क नहीं दिया हो तो आपने वर्क 1 ले लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये आप लोग को क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, और जितने भी क्वेश्चन इस तरह के होंगे आप इस तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, 4 आदमी की औसत आयु का मान कितना है, 10 वर्ष है। पहले क्वेश्चन को समझिए। 4 आदमी हैं, उनकी औसत आयु का मान कितना है, 10 वर्ष। बोलता है उनमें से 3 आदमी की औसत आयु का योग कितना है, 29 है। तो बताइए चौथे आदमी की एज आयु क्या होगी। देखो अब आप ऐसे समझो, बिना किसी शॉर्टकट से ये बोल रहा है, हल्का सा एक चीज का ध्यान देना। औसत का मतलब होता है बेटा, औसत का मतलब सभी के सभी, यानी सारे के सारे। ये बोला कि 4 आदमी हैं, उनकी औसत एज 10 है, यानी 4 आदमी हैं और उनकी औसत एज कितनी है, 10 है, यानी सभी अगर वो 10-10 साल के होते हैं
तो मुझे बताया टोटल कितना बन गया 40। इतना समझ आ गया होगा। 4 लोग हैं, अगर वो 10-10 साल के हुए, औसत अगर उनका 10 है तो 10 गुना 4 करिए तो 40 ईयर्स आ गया, यानी उनका टोटल सम कितना आ गया 40। अब बोलता है कि इन्हीं 4 में से 3 का जो सम है वो कितना दे रखा है, 3 का सम कितना दे रखा है, ऑलरेडी कितना है 29। 3 का सम कितना बेटा 29। अब आप बताइए 4 संख्याओं का योग 40 है, 3 का योग 29 है, तो अगर मैं 40 में से 3 को माइनस कर दूं तो मुझे चौथी संख्या पता चल जाएगी। तो इसका मतलब आप इसमें से माइनस करिए, तो माइनस करेंगे आपके पास कितना आएगा 11, यानी जो चौथी संख्या है वो क्या होगी 11। ठीक है, तो ए आपका क्या बन गया राइट आंसर बन गया। ठीक है, थोड़ा लॉजिक से, ऐसा नहीं कोई शॉर्टकट यूज करना है या कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है, कुछ भी नहीं है। 4 संख्या है, 4 आदमी हैं, औसत आयु 10 वर्ष है, मतलब अगर 4 आदमी 10-10 साल के हुए तो सबको पता है चारों का योग कितना आएगा 40 आ जाएगा। अब बताइए 3 संख्या, 3 का योग ऑलरेडी है कितना है 29। अब बताओ 4 का योग 40 से 3 का 29 है, तो जब 40 में से 29 लेस करूंगा तो चौथे का पता चल जाएगा कितना आएगा बेटा 11। तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है आपके जो प्यारे पेपर में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि इसका औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा। देखो एक तरीका तो ये है औसत का, औसत निकालने का तरीका होता है कि सारी संख्याओं को प्लस करिए। औसत कैसे निकलता है, सभी संख्याओं को प्लस करिए, संख्याओं का योग, ठीक है, और अपॉन में क्या होता है बेटा कुल संख्या। इस तरह से आप किसी भी नंबर का औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है आपका औसत का, पर यहां करने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे नंबर क्या है सीक्वेंस में, इनके बीच गैप क्या है बराबर है। तो आपने एक चीज का ध्यान देना, अगर कभी भी गैप बराबर हो संख्याओं में, अगर कभी भी गैप बराबर हो संख्याओं में, तो उसका औसत है बच्चा वो शॉर्टकट भी बन सकता है। उसका औसत शॉर्टकट में कैसे बनेगा, पहली संख्या जो आपकी होगी प्लस अंतिम संख्या जो लास्ट संख्या आपकी होगी अपॉन में 2। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको लगा कि संख्याओं में गैप बराबर है तो आप उसका औसत शॉर्टकट में भी निकाल सकते हो, पहली जमा अंतिम बटे में 2। तो मैं करूंगा 10 प्लस 50 यानी 60, 60 बटे 2, आपका आंसर आएगा 30। ठीक है, तो राइट आंसर कितना बचा ए। और अगर आपको लग रहा है कि शॉर्टकट नहीं आ रहा उस समय याद, तो संख्याओं का योग कर दीजिएगा, सारी संख्याओं को प्लस करिए, अपॉन में टोटल नंबर डाल दीजिएगा, तब भी आपका औसत बन जाएगा। एवरेज आपका कितना बनेगा 30 बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक अजीत एक काम को 15 दिन में करता है, यदि अजीत 3 दिन काम किया तो बताइए उसका शेष काम क्या है। देखो जो अजीत है वो किसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में। अजीत को काम अगर खत्म करना हो तो उसे कितना टाइम लगता है बेटा 15 दिन लगता है। अब हुआ क्या कि अजीत सिर्फ 3 दिन ही काम पे गया, तो अगर मैं अजीत का 3 दिन पे काम गया हो तो 3/15, इसका मतलब उसने काम कितना किया 3/15। 2 दिन काम करता क्योंकि टोटल काम कितना है 15, किया कितना उसने 3, तो टोटल हमेशा अपॉन में आता है, ऊपर वो बेटा जितना उसने करा है। तो अगर उसका टोटल काम 15 दिन में करता है, वो अगर उसे टोटल काम 15 दिन में करता है तो 3 दिन का काम 3/15, 4 दिन का काम 4/15, 2 दिन का काम 2/15, 1 दिन का काम 1/15। यहां तक बताइए क्लियर है। अब मुझे बताइए उसने 3 काम कर दिया, टोटल कितना है 15, तो आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी समझ सकते हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, शेष कितना बचा होगा। अगर 3 उसने कर दिया, टोटल 15 है, तो 15 में से 3 गया 12, यानी 12/15 ये काम उसका शेष बचा है। 12/15 काम क्या बचा है शेष बचा है। और अगर आप इसको कैंसिलेशन कर देंगे तो आपके पास आएगा 4, इसको 3 से काटेगा 4, 3 से काटेगा 5, यानी 4/5। ये आपका क्या बन गया राइट आंसर बन गया 4/5। ठीक है, तो यहां सीखने को क्या मिला, सीखने को यह मिला कि अगर कोई आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है
अगर कोई काम किसी आदमी को काम 15 दिन में करता है, वो सिर्फ 3 ही दिन काम पे जा रहा है, तो इसका मतलब उसका 3 दिन का काम 3/15 है। तो उसका जो रिमेनिंग वर्क है वो शॉर्टकट में भी निकल जाएगा, इसमें से लेस करिए, आपका आंसर है। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि उसने 7 दिन काम किया, तो क्या बनना था आपका, बना था 7/15। कितना काम हो गया, कितना बचा, 15 में से 7 लेस करिए, कितना आया, 8/15, ये आपका रिमेनिंग वर्क आएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा कि शेष काम रिमेनिंग वर्क कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला बेटा कि 1350 रुपए मूलधन है, आपके पास साधारण ब्याज 650 रुपए है, समय अवधि 10 वर्ष दे रखा है, बताइए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर क्या होगी, पहले रिक्वायरमेंट देखते क्या क्या गिवन है। इन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल हमारे पास 1350 है, इन्होंने बोला सिंपल इंटरेस्ट यानी आपका साधारण ब्याज 650 है, फिर बोल रखा है कि टाइम हमारे पास 10 वर्ष है, निकालना क्या है, आपका रेट निकालना है। ठीक है, और आपको पता है इसका एक ही फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा भी है, वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 650 है, प्रिंसिपल हमारे पास 1350 है, रेट आपको कैलकुलेट करनी है, टाइम हमारे पास 10 है, अपॉन में क्या बन गया 100। ठीक है, कैंसिलेशन देख लेते हैं। कैंसिलेशन में चेक करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, इस 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, तो अगर मैं 650 इसको यहां से हटा देता हूं तो 135 अपॉन में आएगा, यहाँ क्या बच रहा है आपका रेट बच रहा है। करिए जरा कैंसिलेशन, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से काटोगे कितना आएगा 2 बारी, तो कितना बन गया 3 बच गया, 27, 5 से काटोगे कितना रहा 13, ये बन रहा कितना बेटा 130। फिर काटिए, अगर इसको मैं 3 से काटूँ तो कितना आएगा 9, 3 से काटूंगा तो सॉरी ये 9 से 130 आ गया ना बेटा, 5 से कैंसिल किया मैंने 3। ठीक है, अब हम किससे कैंसिल करेंगे इसको, अगर देख लेते हैं, ये आपके पास 9 से तो कटेगा नहीं, 3 से, इसमें पॉइंट में दिया क्या आंसर, इन्होंने पूछा क्या था इसमें, बताइए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा बेटा। ठीक है, तो यह हमारे पास कैंसिलेशन अब नहीं हो रही है, हमारे पास बच रहा है 130 के अपॉन में कितना बच रहा है 27। ठीक है, अब आप इस 130 अपॉन 27 को कैसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ये एक्चुअल में ना बच्चा ये माइनस नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं आप, अगर आप 130 को इस तरह से लेंगे और आप 27 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा आपका। ठीक है, 4 से कर देते हैं, तो अगर 4 से दे देते हो कितना आएगा 28, बन गया 2, फिर आ गया कितना बन गया 10, 108। ठीक है, ये बन रहा आपके पास, लेस करिएगा 2, फिर कितना आएगा 2, तो यानी हमारे पास इतना बच गया बेटा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहाँ तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट नहीं लगाना, तो इसको क्या लिख सकता है मिक्स फ्रैक्शन में, इसमें लिख सकते 4 कंप्लीट है और 22 को आपने भाग देना किससे बेटा 27 से, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। चेक करिएगा कहीं ऑप्शन में होगा, ये आपका सी ऑप्शन है, यानी 4 सही 22/7। ठीक है, एक बार देख लेना, इतना टफ नहीं है क्वेश्चन। प्रिंसिपल आपके पास है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, रेट निकालना है। ठीक है, हमने क्या किया इस वैल्यू में पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद 2 जीरो थी, मैंने 2 जीरो कैंसिल आउट करी, यहाँ पे 650 था, 135 अपॉन में आ गया, कैंसिलेशन करी तो मेरे पास बचा था कितना 130/27। 130/27 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो भाग दे दूंगा, 27 को जब 4 से भाग देते 108 आता है, तो यहाँ पे कितना बच रहा रिमाइंडर 22। तो जब ये नंबर छोटा होता बच्चा तो जो कंप्लीट नंबर होता है वो यहाँ लिखा जाता है और इसको डिवाइड किया जाता है इस नंबर से, मिक्स फ्रैक्शन ऐसे लिखा जाता है। ये जो नंबर कंप्लीट होता है बेटा वो यहाँ लिखा जाता है और ये जो नंबर रिमाइंडर बचता है उसको डिवाइड किया जाता है इस वाले नंबर से, तो कितना बन गया 22/27।
और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 27 गुना 4 प्लस 22 तो वापिस 130 ही बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या किन किन संख्या से भाज्य है। ये बोल रहा है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब समझो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर नहीं है कि बच्चा आप लोगों ने पहले करे होगे, ना भी करे होगे तब भी निकल जाएगी, थोड़ा लॉजिक से करिएगा। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, तो किन किन संख्या से भाज्य है। तो पहले तो ये देखते हैं कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, तो ये 9 से कट जाती है, 11 से कट जाती है, तो इसका मतलब आपका पहला आंसर क्या है, सही है। तो यही तो पूछा था इन्होंने कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो किससे डिवाइड हो सकती है, इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें पता है 11 से भी वो कट जाती है, 9 से भी कट जाएगी, तो आपका राइट आंसर क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी 0.25 2.08 8.1 का HCF बताइएगा। क्या बताना है इसका बेटा, HCF। ठीक है, अब देखिए HCF निकालना वैसे तो आता होगा, पर पॉइंट में आप लोग को शायद नहीं आता होगा। तो आप लोग क्या करेगा, अगर आपको पॉइंट में नहीं आता तो अगर इसका पॉइंट हटा दो बेटा, आप अगर इसका पॉइंट हटा दो 0.25 को मैं अगर पॉइंट हटा दूं तो ये बन जाएगा 25/100। 25/100 का मतलब है 1/4। ठीक है, दूसरा भी ले लेते हैं 2.08। 2.0 के अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर आप इसको फिर काटोगे कितना आएगा, 104 बटे कितना बन जाएगा, 50। और अगर फिर काटोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 52/25। फिर एक और नंबर दे रखा है इन्होंने 8.1। 8.1 का मतलब होता है 81 के अपॉन में 10। अब ये तो नहीं कटेगा, इसको यहीं रहने दीजिए। अब आप ये बताएं, आपके पास ये नंबर है और आपको इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब रूल ये होता है, अगर आपको याद होगा कि भिन्न का जब भी आप HCF निकालते हो, अगर कभी भी भिन्न का HCF निकालना हो तो आपने क्या करना है, अंश का HCF, अंश का क्या निकालना होता है, HCF, और हर का क्या निकालना होता है, LCM। ये रूल है वो। ठीक है, रूल ये है। तो हमें क्या पूछा, अभी HCF निकालने को पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो न्यूमरेटर है 1, 52 और 81, क्या निकालेंगे इसका, HCF। तो आप बताओ बेटा 1, 52, 81 में क्या कॉमन है, इन सब में कॉमन क्या है, जो सब में कॉमन होगा तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1। तो HCF कितना है, 1। यहां तक बताइए, समझ आया। अब आइए ओपन में कि हमें हर का क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो देख लेते हैं 4, 25, 10। अगर मैं 4, 25, 10 का एलसीएम निकालता हूं तो मुझे 100 आएगा। आप लोग रफ पे निकाल देना, एलसीएम कितना आएगा, 100। अब बताए 1/100 का मतलब होता है, अगर मैं इसका पॉइंट वापस लगा दूं तो 0.01। एक अंक के बाद क्या लगेगा बेटा, पॉइंट। 2 जीरो लगी है तो इसका मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट है। अंक 1 की तो मैंने 1 जीरो लगा दी, यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसका मतलब राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन। एक बार दोबारा देखिएगा। अब मेथड ये है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में कभी HCF आ जाता है, फ्रैक्शन में उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो फ्रैक्शन में HCF कैसे निकालते हैं, पहले इसका पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाएगी तो ये बन जाएगा, कैंसिलेशन के बाद ये आ गया। इसका पॉइंट हटाएंगे बच्चा तो ये बन गया। ठीक है, कैंसिलेशन करेंगे तो ये बन गया। 8.1 का पॉइंट हटाओगे तो 81/10 आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको, तो कैंसिलेशन नहीं हो सकती। अब हमें इसका क्या निकालना है, तीनों का HCF। तो HCF का रूल ये होता है कि अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन का HCF निकालना होता है तो न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर देखिए क्या हमारे पास, 1 है, 52 है, 81 है। तो जब हम 152 और 81 का HCF निकालेंगे तो इन सब में कॉमन बचा कुछ भी नहीं है, तो HCF कितना आ गया, 1। और अगर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो 4, 25, 10, अगर इनका एलसीएम लेंगे आप अलग से तो आपको पता है इसका एलसीएम कितना आएगा, आपका 100 आ जाएगा। तो यहां मैंने क्या ले लिया, 100। 1/100 का मतलब होता है कि 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.01 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तुम देखते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन है आपके पास कि मोहन 2832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है, ठीक है। और फिर क्या बोलता है कि उसको प्रॉफिट कितने का है? 18% का है। बताइए क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, इसके दो तीन अप्रोचेज है, देखिएगा। एक तो आपके पास कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला है। जब भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो प्लस करिएगा, लॉस होगा तो माइनस करते हैं। तो चलिए इससे करते स्टार्ट इसको। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस हमारे पास है 2832 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस पी, तो यानी ये बनेगा 118। ठीक है, समझ आया आपको? अब यहाँ से कैंसिलेशन करिएगा। जब आप कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, इसको काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, इसको काटिएगा कितना आएगा? 50। अब ये 59 आ रहा है तो 59 तो कटेगा नहीं, 2 से ना किसी जीरो से कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करिए ऊपर, तो कितना आएगा बेटा? 0। 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10, एक बनेगा, 5 से 15 और एक 16, एक बन गया। 8 पंजे 40 और एक 41, 4 आ गया, और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी हमारे पास जो बना मल्टीप्लाई करके वो 141600 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब चेक करते इसको भाग दे देना। तो अगर हम भाग दे देंगे इसको, तो आप बताइए कितने जाएगा? 141600 किससे भाग दीजिएगा? 59 से। तो पहले 2 से दे देते हैं, कितना आया? 18 आ गया आपके पास एक, ये बन गया आपका 118। ठीक है, 11 में से 8 गए 3, यहाँ बन गया 3 में से गया 2। ठीक है, ऊपर से आ रहा है बेटा आपके पास 6। फिर बताइए जरा कितना बनेगा आपके पास? तो ये अब आपका जाएगा 4 से, देखिए, और 9 चौके 36, 3 आ गया, पंचों के 20 और 3 23। तो इसका मतलब ये बेटा पूरा ही कट रहा है। तो ये पूरा नंबर किससे जाएगा? यानी पूरा का पूरा नंबर किससे जा रहा है बच्चा? 2400 से भाग दे लेना, तो कितना रहा है आपका? 2400। तो चेक करिएगा, आपके पास राइट आंसर क्या बनेगा? बी। ठीक है, एक तरीका तो ये था। देखो क्या तरीका, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ये रहा। सेलिंग प्राइस आपके पास गिवन है, आपके पास प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट होगा तो प्लस करिएगा, हानि होती तो माइनस करिएगा। जितने भी कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा कॉस्ट प्राइस का तरीका। सेलिंग प्राइस यहां डालेंगे, प्रॉफिट होगा प्लस करिएगा 100 पे, और अगर हानि हुई तो 100 पे क्या करिएगा? माइनस। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका। अगर आपने इसका लॉजिक अप्रोच करना है तो आप ऐसे समझिए कि कोई भी चीज जो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितनी होती है बेटा? 100% होती है। कितनी होती है? 100%। अगर 100% कॉस्ट प्राइस होती है, अगर कॉस्ट प्राइस 100% होती है, और आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? कितने पे बेच रहे हैं आप उसको? 18% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। इसका मतलब आप उसको कितने पे, उसका जो प्राइस हो किसके बराबर है? 118% की वैल्यू हो। किसकी वैल्यू है? 118% की। कैसे? दोबारा समझिएगा। 100% किसी का कॉस्ट प्राइस होता है, 8% प्रॉफिट पे आप उसको बेच रहे हैं। इसका मतलब वो चीज जो बेची जा रही है वो कितने परसेंट, कितने पे बेचेगी? 28, 32, यानी ये प्राइस किसका होगा? 118% का। क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस है, 18% प्रॉफिट है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी? 118% की। तो निकाल यहाँ से 1%, 1% निकालेगा 2832 अपॉन में 118। और कोई भी चीज, मैंने बोला है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है? 100%। तो अगर 1% की वैल्यू ये है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, आपका क्या बन जाएगा? 100%। ठीक है, तो आपका यहां से भी आंसर वही आएगा। ये पूरा ही कट रहा था आपका किससे? 24 से। तो यहां से जो आपका आंसर है वो कितना बनेगा? 2400। तो ये आपका लॉजिक अप्रोच है, ये वाला आपका फॉर्मूला बता दिया मैंने। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, 30 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर बेसिक चीज का जरूर ध्यान देना। 35 मीटर पर सेकेंड को, देखिए जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना हो बेटा, तो 18/5 क्या करते हैं? मल्टीप्लाई।
18/5 क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो कर लीजिए, 5 से काटिएगा, कितना आ रहा बेटा 7, तो फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा 6, फिर आपके पास आ गया 1 2। तो यानी आपका जो आंसर है 126 है, यानी डी आपका क्या बन गया, राइट आंसर। आइंदा के लिए ध्यान ये देना कि कभी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 18/5, और अगर किलोमीटर पर आवर को वापस मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18। तो ये दो चीजें नोट कर लेना बहुत अच्छे से, 5/18 और दूसरा है 18/5। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की दोनों चीजें नोट कर लेना, ठीक है। तो इसको ऐसे रखिएगा, जब आपने ये मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर पर आवर, जब बच्चा एग्जाम दौरान क्या होता है कि हमें ये पता नहीं चलता कि 5/18 मल्टीप्लाई करें कि 18/5, यहाँ भी दिक्कत होती है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप पता क्या रखा करो याद, आप ये बताओ जब छोटे यूनिट है बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप छोटे यूनिट है बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब छोटे को जब बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बड़ी वैल्यू ऊपर, यानी 18/5, और जब बड़े को छोटा बना रहे हो तो छोटी वैल्यू ऊपर, यानी 5 ऊपर और 18 नीचे, ऐसे रख लिया। यानी छोटे को बड़ा बनाना है तो बड़ी वैल्यू ऊपर, नीचे क्या आएगी छोटी वैल्यू, और अगर बड़े को छोटा बनाना है तो छोटी वैल्यू ऊपर और नीचे क्या आएगी बड़ी वैल्यू, ठीक है। इस तरह से भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक वृत्त का अर्ध व्यास, अर्ध व्यास बोलते हैं बच्चा त्रिज्या को, अर्ध व्यास किसको बोलते हैं, त्रिज्या को, यानी 14 मीटर दे रखा है। व्यास का आधा, व्यास का आधा, और व्यास के आधे को ही क्या बोलते हैं, रेडियस कहा जाता है। बोलता है कि रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, परिधि बताइए। तो अब बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है। तो जो वृत्त की परिधि होती है आपके पास, वृत्त की परिधि ये होती है बच्चा 2πr, 2 रहेगा सेम, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देख लीजिएगा कितनी है 14, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इसको कैंसिलेशन करिएगा तो कितना बन गया 2, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना 2 4, 4 को मल्टीप्लाई करिए 22 से तो 88 आपका राइट आंसर है। तो ए आपका क्या बन गया राइट आंसर। क्या क्या मैंने आप लोग देखिए दोबारा, एक वृत्त का अर्ध व्यास 14 मीटर है, अर्ध व्यास का मतलब रेडियस को बोलते हैं। देखिए अगर ये आपके पास पूरा व्यास है, अगर ये पूरा व्यास है बच्चा, ये व्यास है, तो त्रिज्या इसकी आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है इसकी आधी, ये पूरा का पूरा क्या है व्यास है, और इसकी आधे को क्या बोलते हैं त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। पूरा व्यास होता है और इसकी आधी क्या होती है त्रिज्या। तो अगर अर्ध व्यास बोला है तो इसका मतलब ये पहले ही किसकी बात कर रहा है, त्रिज्या की बात कर रहा है। तो त्रिज्या कितनी है 14 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बाकी कुछ नहीं था, बाकी फॉर्मूला है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि मतलब आपको सर्कल की बाहर वाली लंबाई बतानी है जो कि 2πr होती है, और वैल्यू पुट कर लेना आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 43% का, देखिए 43% लगा है तो मैं अपॉन में 100 कर दूंगा, इंटू 2750 माइनस 38% लगा है तो मैं 100 कर दूंगा, इंटू 2990, ठीक है। ये कर दिया, यहां तक सबको समझ आया होगा। अब क्या करेंगे, अगर हम यहां देखेंगे तो यहां से 0 से 0 तो कट जाएगी, इस 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है, इतना तो कट रहा है बच्चा। अब हमारे पास नहीं कट रहा है तो अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी नीचे एक 0 बच रही है, यहाँ भी एक 0 बच रही है, तो मतलब एक अंक के बाद क्या लगेगा पॉइंट, एक अंक के बाद क्या लगेगा पॉइंट। तो यहाँ पर शॉर्टकट नहीं बन सकता, तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो एक बार मल्टीप्लाई करें, 27543 से मल्टीप्लाई करिए तो 15 एक आ गया, 7 21 22 2 बन गया, 3 दूनी 6 8, पंचों के 20 2 बन गया, सच्चों के 28 3 बन गया, 4 दूनी 8 3 11, कितना बचा 52811। तो इसका मतलब यहाँ पे 11825 आ रहा है, तो मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। चल गया होगा पता सबको कैसे करना है, अपॉन में एक 10 था तो क्या लग गया पॉइंट। अब वैसे ही आप उधर करिए मल्टीप्लाई, 2998 को मल्टीप्लाई करिए, तो करिए जरा,
72 कितना है बेटा 7, 8 9 72 और 7 कितने बन गया आपके पास 78, कितना बन रहा है 7। फिर आपके 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने बन गए 23। फिर करिए 3 से 9 3 27, 2, फिर 9 3 27 और 2 29, 2 आ गया, 3 दूनी 6 और 2 8। तो अगर देखेंगे 2 9 और 7 ये बन गया 16, एक कैरी कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 13, फिर एक कैरी करेंगे 11। तो इसका मतलब यहाँ से -11 306.2, क्योंकि अपन में यहाँ भी 10 लगा रहा था बेटा पॉइंट लग जाएगा। तो अब आप चेक करिएगा, इसको माइनस कर लेना। तो 11 8 2.5 से क्या माइनस करेंगे 11 3 6.2, तो ये माइनस करेंगे बेटा 3 आएगा, 12 में से गया 6, 7 में से 3 गया 4, ये लेस हो गया तो 46.3। तो आपका जो आंसर है वो क्या बन रहा है बी बन रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, है टाइम कंज्यूमिंग इसीलिए था क्योंकि इसमें कैंसिलेशन हो नहीं रही बेटा। इस तरह का क्वेश्चन ना वहाँ टाइम तो लेगा, क्योंकि आपको पता 1 आवर होता है आपके पास, तो इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ी है, क्योंकि मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा जो नीचे जीरो है उसका ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये बन गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आ गया, ये तो सब कर बच्चे कर ही लेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें एक अंक के बाद पॉइंट, तो ये बन गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया इस दोनों को माइनस, तब आपका आंसर क्या बन गया 46.3। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था या कैलकुलेशन वर्क बोल सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 3x माइनस 5y और 15x माइनस 7y, बताइए x रेशो y क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक तरीका रखना ध्यान, अगर कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाए और आपको बोले x और y की वैल्यू बताओ, तो इसका सिंपल तरीका होता है बेटा। क्या तरीका होता है कि x वाले नंबर एक साइड, x वाले नंबर एक साइड और बिना x के नंबर एक साइड। तो एक काम करते हैं, ये माइनस का 7y है, ये माइनस का 5y है, तो -7y को इधर ले जाता हूं तो क्या बनेगा प्लस का 7y माइनस का 5y, यही रहेगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया कि माइनस का 7y इस इक्वल से इस साइड ले आया तो प्लस का हो गया, ये ऑलरेडी यहाँ है। अब यहाँ बताइए 15x सेम रहेगा, 15x आपका सेम रहेगा, ये 3x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या बन गया 3x। इतना समझ आया होगा सबको। x वाले नंबर एक साइड, y वाले नंबर एक साइड करना सबसे पहला काम। उसके बाद लेस करिए, 7 में से 5 गया तो कितना आएगा 2y, 15 में से 3 गया तो कितना बच गया बेटा 12x। ठीक है, और अगर इसको सामने सामने कैंसिलेशन करे तो y इज इक्वल टू 6x। ठीक है, अब यहां से मुझे बताओ वैल्यू आमने सामने होती है, अगर x और y की वैल्यू निकालनी हो तो x के सामने क्या बच रहा है 1 और y के सामने क्या बच रहा है 6, तो यानी जो आपका रेशो है 1:6, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बताइए आपको समझ आ गया होगा इतना। क्या किया मैंने आपको, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर इस तरह के कभी भी पेपर में क्वेश्चन आपके पास आते हैं, कोई और क्वेश्चन भी आएगा, क्योंकि बच्चा पक्का एक क्वेश्चन आपको बनेगा इस तरह का, आपने क्या करना होता है, रूल ये है कि आपने जो यहाँ पे वेरिएबल लगे होंगे एक्स और वाई, तो एक्स वाले एक साइड ले जाना, वाई वाले एक साइड ले जाना, और जब भी इक्वल से अरे परे कोई नंबर ले जाओगे तो उसका साइन बदल देना। तो जैसे मैंने माइनस का 7y जब मैं इधर लाया तो ये प्लस का बन गया, ये ऑलरेडी यही था, ये 15x यहीं पे है, और प्लस का 3x जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 7 में से 5 लेस किया 2y, 15 में से 3 लेस किया 12x, सामने सामने कैंसिलेशन करे 1y इज इक्वल टू 6x। तो वैल्यू आमने सामने होती है बेटा, तो x के सामने 1 है, y के सामने 6 है, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है 1/7 प्लस 3/7 प्लस 6/7, बताइए आंसर क्या होगा। तो अगर देखेंगे इसमें सबका एलसीएम क्या आ रहा है बेटा 7, तो अगर 7 आ रहा है तो जो भी नंबर है वही चलेगा, 1 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, ये आपका बन गया। एलसीएम क्या बचा सेम है, तो अगर एलसीएम सेम है तो नीचे 7 आएगा, ऊपर जो भी चल रहा है वो एज इट इज ही आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। तो कितना बना 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, यानी 10/7 आपका राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नहीं है 10/7,
कहीं मिस्टेक तो नहीं की बेटा? 6/7 है बेटा, ये 3/7 है, ये 1/7 है, ठीक है। तो एलसीएम हमने 7 ले लिया, 1 3 6 है, तो 6 + 10 है, 10/7 ये। इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है बच्चा, तो ये सारे गलत ऑप्शन में, तो आप एक बार ये लिख दीजिए इसका। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? 10/7, ये आपका राइट है। इतना इसमें कुछ नहीं है बेटा, इतना यही इसका सही आंसर, ठीक है। तो आंसर कितना है? 10/7। सबको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है इन क्वेश्चन को। अब आइए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 18 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले ये बताइए, समझ आया कि 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है? 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। अब एक चीज का जरूर ध्यान देना, वैल्यू बच्चा आमने सामने होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है? सामने 15 है, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है बेटा? इसके सामने है 18 है। इतना समझ आया होगा? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस समझ आया होगा? तो आप मुझे बताओ, 15 रुपए में कोई चीज आप खरीद रहे हैं, 18 में बेच रहे हैं, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 3 रुपए का। किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट जो परसेंटेज में निकलता है बेटा, वो वैसे निकलता है, जितने का प्रॉफिट है वो 3 रुपए है। किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, इंटू क्या करते हैं? 100। तो अगर मैं इसकी कैंसिलेशन कर दूं तो ये आ जाएगा 5, और 5 से काटोगे कितना आएगा? 20। तो आप बोलेगे इसका राइट आंसर कितना बेटा? 20%। तो इसका आंसर है सी। तो इसका मतलब आपके पास प्रॉफिट कितने के बराबर होगा? 20% के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पेपर में आता है, ठीक है, तो नोट कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, 13 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, वही फिर बेटा एमडीएच का। 13, 13 आदमी किसी एक काम को, काम कितना? एक, कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। मैं शॉर्टकट में करा रहा हूँ अब आपको। तो 65 आदमी यानी 65 उसी काम को, काम हुई है कि कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ऐसे करना है सामने सामने। तो अगर मैं यहीं से कैंसलेशन कर दूं, 13 से काटेगा तो कितना आएगा? 5, और 5 से काटेगा कितना आएगा? 4। तो आप बोलेंगे कितने दिन में काम खत्म होगा? 4 दिन में। यानी राइट आंसर आपका ए है, ठीक है। ये वही तरीका है एमडीएच। 13 आदमी, काम एक है, दिन 20 है, बोलता है कितने आदमी है? 65, काम वही एक, कितने दिन में करेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिएगा क्या बोल रहा है। 17 पे, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या क्या है बेटा? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग के लिए क्या करना पड़ता है आपको? देखो इसका या तो लर्न हो स्क्वायर, अदरवाइज स्क्वायर नहीं लर्न हो तो बेटा तो इसको आपको निकालने ही पड़ेंगे। इस तरह से आपके फैक्टर बनाने होते हैं। जैसे बेटा इसका मोस्टली जो, अगर आप देखेंगे किसी भी संख्या का जो वर्ग है, देखो जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का बचा 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, और 10 का कितना होता है? 100, ठीक है। तो पहले तो आप एक चेक करिएगा कि किसी भी स्क्वायर के नंबर में यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है? 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। यानी क्या नंबर नहीं है यहाँ पे? यूनिट डिजिट पे कौन से नंबर मिसिंग है? जैसे कि यहाँ पे 7 नहीं है, आपके पास यहाँ पे 3 नहीं है, आपके पास यहाँ पे 8 नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आपके पास और कौन सा नंबर नहीं मिल रहा है? 7 3 8। और आपके पास कौन सा नंबर जो यहाँ पे नहीं है आपका मिसिंग है? 3 है, 6 है, 5 है, 2, 2 भी नहीं है। इसका मतलब 2 भी क्या है? मिसिंग है। यानी ये नंबर कभी किसी के स्क्वायर हो ही नहीं सकते। तो अगर ये नंबर स्क्वायर नहीं हो सकते हैं तो मुझे बताए यहाँ क्या लगा है? 2। 2 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। हमने पढ़ा कि किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर में 2 नहीं आता, तो इसका मतलब ये तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। 8, 8 भी हमने पढ़ा कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी क्या है? गलत। 4 हमने पढ़ा है 4 होता है परफेक्ट, और क्या नहीं होता? 3, 3 भी किसका परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब कंफर्म है ये ही किसी का स्क्वायर होगा। समझ आया?
आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे तो निकाल भी सकते हैं आप लोग, इस तरह से डिवाइड करिएगा। पर आप लोगों ने एक चीज का जरूर ध्यान देना बेटा, जब भी आप 10 तक के नंबर का स्क्वायर करो, अगर 10 तक के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि यूनिट डिजिट पे कौन कौन से नंबर आए, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो यूनिट डिजिट में कौन से नंबर जो नहीं है, तो 7 नहीं है, 3 नहीं है, 8 नहीं है, 2 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर में नंबर नहीं आते। तो अगर ये किसी के नंबर लगे हैं, अगर ये कहीं पे नंबर लगे हैं तो समझो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है, गलत है, क्योंकि 2 किसी के परफेक्ट स्क्वायर में आता ही नहीं है, 8 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता। इस तरह से आप किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप लोग को ये समझ आया होगा, इस तरह से कर लीजिएगा, आपको ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, 28 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए व्यास कितना बेटा, डायमीटर कितना है 28, और अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस उसकी आधी होती है, कितने बन गया 14। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल बताएंगे तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पास पाई आर का स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14। तो अगर आप इसको कैंसिलेशन करेंगे, 7 से काटिएगा कितना है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 गुना 14। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 44, इसको मल्टीप्लाई करें 6 गुना 6 16, एक आ गया 16 और 1 17, इंटू करिए 4 4 6 7 से 11 1 तो 6, ये आपका राइट आंसर है बच्चा। ठीक है, तो ये आप लोग कर ही लोगे इसको। तो क्या क्या मैंने आपको चल गया पता कि क्या क्या है। डायामीटर कितना दिया था 28, अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो ये आधी कर दीजिएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी 14। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर का स्क्वायर करिएगा तो 14 इंटू 14 करिएगा, 7 से काटेंगे 14 को तो 2 टाइम आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 616। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि संख्या 15 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताओ। देखिए 15 के कितने गुणज 5, 15 के 5 गुणज का मतलब है 15 के टेबल पढ़ने आपने 5 तक। तो जैसे कि 15 एकम 15, 15 दूनी 30, फिर 45, फिर 60, 15 पंजे 75। क्लियर है, इतना ही पढ़ना था, 5 तक पढ़ना है। और फिर क्या बोल रहा है कि अब इसका औसत बताओ। तो मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि अगर कभी नंबर का गैप सेम हो, अगर कभी नंबर का गैप सेम हो तो आप उसका औसत शॉर्टकट में बता सकते हो। आप उसका औसत शॉर्टकट में बता सकते हैं पहली संख्या जमा अंतिम संख्या बटे में 2, यानी 15 + 75 अपॉन में 2। तो कितना बन गया ये बन जाएगा आपके पास 80 90 90/2। तो यानी आपका आंसर है 45। तो चेक करिएगा सी आपका क्या होगा राइट आंसर है। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर कभी गैप बराबर हो, आधे इस साइड छोड़ो आधे इस साइड छोड़ो, जो बीच में बचेगा वो आपका आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, अगर कभी गैप बराबर हुआ तब कर सकते हैं। तो आप आधे इधर छोड़ो आधे इधर छोड़ो, तो जो बीच में बचेगा वो आपका क्या होगा आंसर। अगर कभी बीच में 2 बच रहे हो तो दोनों को प्लस क्या करो 2 से डिवाइड, तब भी आपका औसत निकल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको याद आ रहा है कि भाई अगर आपको डिफरेंस सेम दिख रहा है तो आप पहला नंबर और लास्ट नंबर को प्लस करिएगा, 2 से डिवाइड करें तो आपका औसत निकल जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो पेपर में ऐसा हुआ कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, कि शॉर्टकट ट्रिक नहीं चल रही पता, तो सारे नंबर को प्लस करिएगा, टोटल नंबर 5 है, डिवाइड कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका औसत का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 28, 51 का स्क्वायर और 49 का स्क्वायर। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, सिंगल नंबर 0, 25 में 1 जमा करिए 26, 1 ले से 50 है तो 1 का स्क्वायर 1 0, और 25 में से 1 गया 24। यानी ये शॉर्टकट मैंने किया, आप लोग आप मल्टीप्लाई कर लेना 2 बारी। बाकी जिन बच्चे की क्लासेस लगाई है, जो एकेडमी के बच्चे उनको पता है, इनको शॉर्टकट ट्रिक सिखाई है मैंने आपको।
तो फिलहाल जिन बच्चों को नहीं है पता, आप लोग क्या करिएगा बच्चा, आप इसको सिंपली क्या करना, 2 बारी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब करिए माइनस, तो आपको पता कितना आ जाएगा, 0 0, कितना बन गया 2। तो इसका मतलब आपका बच्चा आंसर कितना आ गया, 200, सी ऑप्शन। ओके सबका, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि यदि राम की एज 85 है, सोहन की एज 51 है, तो सोहन और राम की आयु का रेशो क्या होगा। रेशो मतलब ये आपका 85 है और ये आपका 51 है। रेशो का मतलब है कि अगर ये कटता है तो काट दीजिए, अगर ये कटता है तो काट दीजिए। तो दोनों के दोनों नंबर कटते हैं बच्चा, 17 से कटता है, 17×3 = 51, 17 पंजे कितना आ गया, तो इसका मतलब 5:3। कितना आएगा, 5:3। तो आपका जो राइट आंसर है वो ये बन गया, ए ऑप्शन। कुछ नहीं करना था, वैल्यूज गिवन है, सिर्फ रेशो की फॉर्म में लिखना है। और रेशो की फॉर्म में लिखने के बाद रूल ये होता है कि आप तब तक कैंसिलेशन करनी है आपको जब तक ये नंबर सबसे लोएस्ट फ्रैक्शन में नहीं आ जाए, जहां से आगे कटना बंद हो जाए, तो आप समझ जाइएगा उसको क्या बोलेंगे, रेशो कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रेशो है 5:3 है। नेक्स्ट पे आएंगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल यह है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है बेटा ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। और किसके बराबर है, 3 to 4 है। तो बताइए वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये काम करिए, जब हमारे पास यहाँ पे a का स्क्वायर 324 है, तो अगर मैं a निकालूं तो बच्चा क्या बनेगा, ये बनेगा 324 का रूट। क्या बनेगा, 324 का रूट बन जाएगा। इतना बताइए, समझ आया होगा सबको। 324 का क्या बन गया, रूट। अगर ये 324 का रूट बन गया, 324 किसका रूट होता है, 18 का। किसका होता है, 18 का। तो ये 18 आ गया। 17 का 289 होता है और 18 का 324 होता है। 19 का 361 होता है। तो इसका मतलब आपके पास a की वैल्यू कितनी आई बेटा, 18। और अगर a की वैल्यू 18 आ रही है, तो अब बताइए, इन्होंने बोला है वर्ग का परिमाप बताए, तो वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप क्या बनता है आपका, ये होता है 4 टाइम a। तो यानी 4×18, तो 18×4 = 72। आपका राइट आंसर क्या बनेगा, 70। ये आपका सही आंसर है। कैसे हुआ देखिएगा, स्क्वायर का एरिया 324 है। जो एरिया होता है बेटा स्क्वायर का, वो आप सबको पता है भुजा का स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू 324 है। अगर मैं यहाँ से a निकालता हूँ तो स्क्वायर का उधर जाके क्या लग जाएगा, रूट। रूट लगाने से क्या हुआ, 324 किसका रूट होता है, 18 का। तो एक वैल्यू कितनी आ गई, 18। हमें परिमाप पूछा था, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 4a। तो 4 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी हमारे पास, 18। तो 18 डालिएगा तो आप मल्टीप्लाई करें, कितना है, 72। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, राम और श्याम को 1/2 और 1/3 के रूप में 1500 रुपए में बांटे जाते हैं, तो राम का हिस्सा कितना है। देखो किस रेशो में बांटते हैं, राम और श्याम का जो रेशो है 1/2 रेशो 1/3। तो अगर कभी भी रेशो फ्रैक्शन में हो बेटा, तो इसको पहले फ्रैक्शन हटाना, तो ये क्रॉस कर लीजिएगा, ये 3 इधर आएगा और आपका 2 उधर चला जाएगा, यानी इनका जो ओरिजिनल रेशो है वो क्या बन गया, 3:2। पहले तो इतना बताइए, समझ आया। राम और श्याम का रेशो 1/2 और 1/3 था, क्रॉस कर दिया तो ये 3 इधर आएगा, 2 उधर चला गया, तो 3:2 आपका नंबर बन गया। अब बोलता है कि कितने पैसे टोटल इनके पास, 15,000। टोटल 15,000 है और यहाँ से रेशो इनका कितना है, 3 और 2 5। यानी अगर ये टोटल होता है तो हम रेशो का टोटल करते हैं, अगर ये डिफरेंस होता है तो यहाँ रेशो का डिफरेंस कहते हैं, और अगर ये प्रोडक्ट होता है तो यहाँ प्रोडक्ट लेते हैं, और अगर ये किसी की वैल्यू होती है तो हम उसका रेशो ले लेते हैं। ठीक है, ये रेशो का बेसिक रूल है। तो अभी हमारे पास टोटल था तो मैंने क्या कर दिया, +3 और 2 5, तो 5 से काटेगा, एक बराबर कितनी आ रही, 3,000। एक वैल्यू कितनी आ रही, 3,000। और अगर एक वैल्यू 3,000 है तो बताइए किसकी वैल्यू बतानी है, राम की। तो राम का हिस्सा था 3, तो यानी 3 × 3,000, तो आपका आंसर आएगा 9,000। तो यानी ए आपका क्या बन गया, राइट आंसर है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप इसको पॉज करके वैल्यू को, वीडियो को बच्चा, फिर आराम से देख लेना कैसे कैसे हुआ क्वेश्चन का। ठीक है,
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इजी क्वेश्चन है। 15 और 18 का एलसीएम बताइए। क्या बताइएगा? एलसीएम। तो एलसीएम आप लोग को पता है, अगर नहीं भी आता है बच्चा तो एलसीएम इस तरह से सबको आता होगा, इस तरह से करते रहिएगा। पहले जैसे 3 से लेस हो रहा है, 2 से भी काट सकते हैं, 5, फिर कितना आएगा 6, 2 से लेस करिए, कितना आएगा 3, फिर 3 से काटिएगा, फिर 5 से काटिएगा, ठीक है। तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 गुणा 3 तो 90। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कितना आएगा बेटा? 90। ये सब बच्चे को आता होगा एलसीएम कैसे निकालना है, ठीक है। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ तब तक देते रहते हैं बेटा भाग जब तक कि दोनों कट रहे होते हैं। जब तक कि दोनों नंबर कट रहे होते तो आपको देना है, जब नहीं कट रहे होगे तो वही आपका एचसीएफ होगा। जैसे सपोज कर लेते हैं, आपसे पूछे कोई कि बताइए 15 और 18 का एचसीएफ बताओ, एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ आपको ऐसा नंबर ढूंढना जो दोनों को डिवाइड करे, तो वो नंबर है 3। एक आ गया। अब बताओ कोई और नंबर ऐसा है जो इन दोनों को काट दे? नहीं है। इसका मतलब अगर नहीं मिल रहा तो इसका एचसीएफ 3 ही होगा। तो एचसीएफ कितना होगा इस क्वेश्चन का? 3 ही होगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है तब तक देते रहना जब तक ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं, वहां तक करिए। जब ये डिवाइड नहीं होते तो वही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो यहाँ फिलहाल एक ही नंबर है जो इन सबको काट रहा है, वो 3 है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आना था? नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 20,000 सॉरी रुपए में खरीदकर 21,000 रुपए में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखो खरीद कितने में रहा है? 20,000 में। बेच कितने में रहा है? 21,000 में, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको? 1,000 का। कितने का हो रहा है? 1,000 का। किस पे हो रहा है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, 20,000 पे इंटू 100, ठीक है। रूल ये होता है 20,000 पे खरीदा, 21,000 पे बेचा, 1,000 रुपए कमा रहा है। किस पे कमा रहा है? 20,000 पे इंटू क्या करते हैं? 100। तो 4 जीरो से मैंने 4 जीरो क्या कर दी? कैंसिल। 10/2 बच गया। 10/2 का मतलब है 5% क्या कमा रहा बेटा? वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो राइट आंसर क्या बन गया आपका? 5। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कर लोगे आप इसको। नेक्स्ट, राम एक काम को 23 दिन में करता है। राम एक काम को कितने दिन में करता है? 23 दिन में। चलिए राम कितने दिन में करता है? 23 दिन में। और क्या बोलता है? राम और मोहन, राम और मोहन उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। ठीक है, बताइए मोहन उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो आप लोग को जिनको वर्क एंड टाइम मेथड सिखाया है तो वो चीज बच्चे देख लेना यहाँ पे कैसे करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन नंबर का एलसीएम लेते हैं। 30 और 10 का एलसीएम कितना आया बेटा? 30। कितना आया? 30। तो अगर ये वर्क है, ये हमारे पास टाइम है, तो क्षमता कितनी आएगी? 30 डिवाइड बाय 30 1, 30 डिवाइड बाय 10 तो कितना आया? 3। ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा कि टोटल ईंटें 30 लानी है। कितनी ईंटें लानी है? 30। जब राम जाता है तो दिन में 1 ईंट लाता है। क्षमता का मतलब उसकी कैपेसिटी, एक दिन की कैपेसिटी। तो कितनी लाता है? ये 1 लाता है। जबकि अगर दोनों जाते हैं राम और शाम तो कितनी ईंटें आती है? 3 आती है। तो आप मुझे एक चीज बताइएगा, सिर्फ काम आपने किससे करवाना है? मोहन से। मोहन से कितनी ईंटें लानी है? 30 ईंटें लानी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोहन की क्षमता है कितनी। तो मुझे बताइए, अगर दोनों मिलकर 3 ईंटें लाते हैं, राम अकेला 1 ईंट लाता है, तो इसका मतलब मोहन है उसकी क्षमता कितनी है? 2। दोनों मिलकर 3 ईंटें लाते हैं, राम अकेला 1 ईंट लाता है, तो पता चल गया कि जो मोहन है वो 2 क्षमता है उसकी, वो 2 ईंटें लाता है। तो बताइए यहाँ पे 2 आएगा तो काट दीजिए, कितना आएगा आंसर? 15। तो इसका मतलब वो कितनी दिन में लाएगा ये ईंटें बेटा? 15 दिन। अगर वो दिन में 2 ईंटें लाता है तो 30 ईंटें लाने के लिए 15 दिन लगेगा। क्लियर सी बात है, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी मेथड है जो आपको वर्क एंड टाइम में यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। किसी संख्या का 3/5 यदि 150 है। देखिए, किसी संख्या का 3/5, हमें नहीं पता संख्या क्या, आप एक्स भी ले सकते हो। तो एक्स ले लें, तो एक्स का 3/5 कितना बेटा? 3/5 कितना है? 150 है। तो अगर मैं x निकालूं तो बताओ क्या बनेगा? सामने सामने काट दीजिएगा, कितना आएगा? 50। 5 गुना 5 25, तो कितना आ गया? 250। यानी संख्या कितनी आई आपकी? 250। सामने सामने काटा, 5 दिए 15, 5 आ गया, 0 का 0 लग गया, 5 इंटू 5 25, 0 आ गया। अब बताओ संख्या कितनी आई? 250। बोल रहा है इस संख्या का 50% बताओ।
तो 250 का 50% बताएंगे 50/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजा 75, तो आप बोलेंगे आंसर कितना है, 75 है। सॉरी, गलत किया क्या? एक बार देखिएगा जरा क्या किया मैंने आपका। किसी संख्या का 3/5 150 है। संख्या का 3/5 कितना 150 है, तो मैंने x निकाल दिया, 3 से कैंसिल किया, 5 0, 250 सही है। x कितना आ गया आपका 250 आ गया। बोलता है तो संख्या का 50%, अगर 250 है बेटा इसका 50% तो 75 ही होगा। नहीं सॉरी 50 75 नहीं होगा बच्चा, ठीक है गलत करें हम, 25 है, 25 गुना 5 125 आ रहा है। कितना आ रहा है 125, चेक करिएगा। ये है बच्चा सी ऑप्शन। मल्टीप्लाई देख लेना प्रॉपर यहाँ पे, 25 इंटू 5 बच रहा है, 25 इंटू 5 का मतलब 125, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट होता है। 5 रुपए 6 केले खरीदकर 6 रुपए में 5 केले की दर से बेचे गए। देखिए 5 रुपए में कितने केले, 6 केले खरीदकर 6 रुपए में कितने बेचे गए, 5। इसका सिंपल तरीका होता है, ये वाला क्रॉस कॉस्ट प्राइस, तो यानी कॉस्ट प्राइस कितना बन गया आपका 25, और ये वाला क्रॉस होता है आपका सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया बेटा 6 गुना 6 36। आपका क्वेश्चन खत्म है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्मेट से करना, शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, इनके वैल्यू लिखी, यहाँ पे वस्तुएं, यहाँ पे प्राइस लिखा। ठीक है, यहाँ पे वस्तुएं लिखी और यहाँ पे क्या लिखा, प्राइस। फिर आपने ये वाला क्रॉस करना तो कॉस्ट प्राइस आएगा, ये वाला क्रॉस जाएगा तो सेलिंग प्राइस। तो बताइए 25 रुपए में खरीदी थी, 36 में बेची, कितने का प्रॉफिट कमाया, तो आपने कमाया 11 रुपए का। किस पे कमाया, 25 पे, इंटू 100। 25 से काटिए, 25 चौका 100, 11 चौके 44, तो इसका मतलब आपको 44% का क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होते हैं आपने इस तरीके से करना, ये इसका शॉर्ट मेथड है। ठीक है, नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल बनाना होता है, जो बेसिक रूल पे करना चाहेगा वो ऐसे कर सकते हैं इसको। 5 में 6 खरीदता है, 6 में 5 बेचता है, तो आपको होता है इक्वल बनाना होता है, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इससे 5 से मल्टीप्लाई, बताइए इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने के बाद फिर आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का परसेंटेज बता सकते हैं। ठीक है, पर ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसीलिए आपने इस क्वेश्चन को हमेशा शॉर्टकट करना, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ डिटेल में नहीं बता पाऊंगा आपको, सिर्फ इसको सॉल्व करने का बता रहा हूँ मैं कि ये कैसे सॉल्व करना था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। देखो कितना है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का रेशो कितना है, 9:10 है। फिर बोलता है 4 साल बाद इनका रेशो कितना हो जाता है, 11:12 हो जाता है। कितने साल बाद, 4, तो यहाँ 4 लिखा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, एजिस के क्वेश्चन कैसे करते हैं, दो डबल रेशो वाला कंसेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था कि जब भी डबल रेशो वाला क्वेश्चन है तो ये वाला तरीका यूज करना। तो इसमें क्रॉस मेथड लगता है बेटा इस तरह से, तो अगर आप करेंगे तो 12 गुना 9 करेंगे, या इधर से बड़ी नंबर पहले मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा आपके पास, ये बनेगा 11 दाए 110। ठीक है, ये बनेगा 108 मल्टीप्लाई करके, फिर इधर बेटा 12 चौके 48, 11 चौके 44, यानी 48 माइनस 44। ठीक है, बड़ी वैल्यू पहले मल्टीप्लाई करना और छोटी वैल्यू माइनस में, तो ये बच गया कितना 2, और यहाँ बच गया कितना 4, एक वैल्यू कितनी आई बेटा 2, और अगर एक वैल्यू 2 आ रही है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं शॉर्टकट में, कितना 2 गुना 10 20, 2 गुना 9 18, तो इसका मतलब ये 18 है और वो क्या है 20 है। तो किसकी पूछी थी, राम की, तो राम की कितनी एज आई 18। जितने भी डबल रेशो के क्वेश्चन है मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैंने पहले भी आपको लेक्चर में अपलोड किया था, ये वाला कंसेप्ट पहले बहुत डिटेल में मैंने समझाया था कि अगर आपके पास 2 रेशो दी है तो आप इन रेशो को लिख दीजिएगा, फिर जितने साल बाद की बात हो रही है वो यहाँ लिख देना, क्रॉस का साइन लगा दीजिएगा, ऐसे क्रॉस का साइन लगा दो, बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई करके पहले लिख देना, माइनस करके दूसरी वैल्यू, फिर यहाँ भी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई करके पहले माइनस में छोटी वैल्यू, फिर यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकाल दो और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोलता है, 7/4 को प्रतिशत में बदलो। तो अगर किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलना होता है तो मल्टीप्लाई क्या करना होता है, 100, ये प्रतिशत में बदल जाता है। 4 से काटिएगा, 25 चौका 100, तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 7×5 35, 3 आ गया, 7×2 14 और 3 17, यानी आपका आंसर कितना आया, 175। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ से सीखने को ये